आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है राष्ट्रीय प्रतीक। इस राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज इस घटनाचक्र पब्लिकेशन की बुक का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले भी 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले जाके उनको देख लीजिए ताकि आप सीक्वेंस वाइज इस बुक को कंप्लीट कर सको। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आज का टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज, जिसका नाम है तिरंगा। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जिसका नाम तिरंगा है, इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक फ्लैग बनाना चाहते हो जिसकी लंबाई कितनी है 30 फीट है, तो आपको चौड़ाई कितनी रखनी पड़ेगी, उसकी 20 फीट रखनी पड़ेगी। जैसा कि मैं आपको एक चित्र के माध्यम से भी दिखाता हूँ कि देखो ये क्या होगी, इसकी जो लेंथ है ये क्या होगी 2x होगी और ये कितनी होगी 3x होगी, यानी कि x की लेंथ फिक्स होगी। अगर मैं x की वैल्यू कितनी मान लेता हूँ 10 मान लेता हूँ, तो 2x मतलब 20 फीट। अगर ये 20 फीट है तो इसकी लेंथ कितनी होगी 3x यानी कि 3 फीट होगी। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग होता है, और इसमें एक चक्र होता है जिसमें 24 तिल्ली होती हैं। तो अब ध्यान रहेगा आपके, कभी कभी ये रेशो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि चौड़ाई और लंबाई का रेशो क्या होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लंबाई का रेशो हमेशा ज़्यादा रहेगा और चौड़ाई का हमेशा कम रहेगा, यानी कि 2:3 हो जाएगा, चौड़ाई रेशो लंबाई। नेक्स्ट, इस ध्वज को 22 जुलाई 1947 को पूरी की पूरी संविधान सभा अर्थात जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया था। और दोस्तों, ये वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। और दोस्तों, हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो आप कहोगे 26 नवंबर 1949। लेकिन यह संविधान लागू कब हुआ, तो आप कहोगे 26 जनवरी 1950। हमारे देश का संविधान लागू कब हुआ था, इसकी जानकारी कौन देता है, इसकी जानकारी देता है आर्टिकल 394। लेकिन आप कहोगे कि भाई लागू तो हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को भी हुआ था। तो भाई मैं कहूँगा इस दिन भारतीय संविधान के 16 आर्टिकल लागू हुए थे, लेकिन पूर्ण रूप से जो हमारा भारतीय संविधान हुआ था लागू, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसी तारीख को हमने क्या माना है, अपनी संविधान के लागू होने की तिथि माना है, जो कि हमें आर्टिकल 394 बताता है। और हमारे देश का संविधान का नाम क्या होगा, इसकी जानकारी हमें देता है क्या, आर्टिकल 393, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान कहा जाएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसकी पट्टी का रंग कैसा होगा। तो देखो, इसमें पट्टी में 3 रंग आते हैं। सबसे ऊपर की साइड में यहाँ पर होगा केसरिया रंग, जो कि साहस और बलिदान का प्रतीक होगा। ठीक इसके बीच में आता है वाइट कलर यहाँ पर, यानी कि सफ़ेद रंग, जो कि शांति और सच्चाई का प्रतीक होता है। फिर सबसे नीचे आता है इसमें ग्रीन कलर अर्थात हरा रंग। ये हरा रंग वर्ता और समृद्धि का प्रतीक होता है। लेकिन दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में एक चक्र भी आता है जिसका कलर नीले रंग का होता है, और इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। ये 24 तिल्लियाँ रिप्रेजेंट करते हैं किसको, प्रगति और न्याय को। ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया है। अब आपके समझ में आया कि अशोक स्तंभ सारनाथ से ये सारा का सारा मटेरियल लिया है। तो मैं इस राष्ट्रीय ध्वज को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ से, ताकि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा सकूँ। जैसे कि अगला ही टॉपिक है राज चिन्ह अर्थात अशोक का सिंह स्तंभ, जिसको सारनाथ के नाम से जाना जाता है। इस पर जो शब्द अंकित हैं, जो लिखे गए हैं, वो लिखा गया सत्यमेव जयते, जिसको हमने मुंडकोपनिषद से लिया है। और दोस्तों, जो हमारा अशोक का सिंह स्तंभ था, इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, जिसमें सिंह अर्थात शेर की संख्या 4 है। वहीं सबसे नीचे आप इसमें देखोगे दाहिनी ओर एक बैल, मध्य में अशोक चक्र और बाईं ओर घोड़ा है। कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो कि इसमें की संख्या है वो 4 है, दाईं ओर इसमें बैल है, मध्य में इसमें अशोक चक्र है और बाईं ओर घोड़ा है। तो अशोक स्तंभ से आपको इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रगान। दोस्तों, जो राष्ट्रगान है उसका नाम है जन गण मन, जिसको गीतांजलि से लिया है। लेकिन
इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा राष्ट्रगान है अर्थात नेशनल एंथम है उसका नाम है जन गण मन। इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने रचा था। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको बंगाली भाषा में लिखा था। तो आपसे कभी कभी इसकी लैंग्वेज का नाम भी पूछा जा सकता है कि जनगण मन सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था। तो आंसर होगा बंगाली भाषा। और इसको सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो सबसे पहले इसको कलकत्ता में गाया गया था, वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, इसलिए इसको 27 दिसंबर 1911 को प्रथम बार गाया गया था। और इसके गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है। नेक्स्ट बात आपको ये याद रखनी है कि जो हमारी संविधान सभा है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। दोस्तों जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसने 24 जनवरी 1950 को 3 चीज़ें अपनाई थी। मैंने बताई थी आपको, एक तो राष्ट्रगान, दूसरा राष्ट्रीय गीत और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक है, गान गीत पति, ये तीनों के तीनों बातें आपको याद रखनी है। इन तीनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसके गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। लेकिन दोस्तों इसमें जो स्टंजाज की संख्या है वो 5 है। अगर आप पहले स्टंजा और 5th स्टंजा को गाते हो तो उसमें कुल मिलाकर आपको 20 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। जैसे पहला स्टंजा है जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, ये पहला स्टंजा कंप्लीट हो गया। और दूसरा है पांचवा है जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। तो इसको गाने में आपको लगना चाहिए 20 सेकंड। अब आपके याद रहेगी ये बात। नेक्स्ट बात जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था बंगाली भाषा में, लेकिन इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया था 1919 में, और तभी से इसको हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो आंसर होगा राष्ट्रीय गान। और वहीं जो इसको राष्ट्रीय गान को सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया था वो किया गया था तत्वबोधिनी पत्रिका में। तत्वबोधिनी पत्रिका में इसको जनवरी 1912 में सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि जनगण मन को सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित किया था? तत्वबोधिनी। कब किया गया? जनवरी 1952 में। तो आपको इतनी बातें इससे याद रखनी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत। दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसको आनंद मठ से लिया गया है, और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जिन्होंने भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है जैसा कि हमने बताया। लेकिन इसको पहली बार जो गाया गया वो 1896 में गाया गया था। इसको भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही 1896 में गाया गया था। ठीक है, याद रखोगे। 1896 में इसको सबसे पहली बार गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर जी के ही द्वारा। और इसके जो गायन की समय अवधि है वो है 65 सेकंड। ठीक है, जबकि हमारे जो नेशनल एंथम है उसके गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। और नेशनल सॉन्ग को कितनी है? 65 सेकंड। ये किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। जबकि जो राष्ट्रगान है उसको गीतांजलि से लिया गया, और किसने रचा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये सभी को आपको कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक हमारे पड़ोसी मुल्क है उसका भी राष्ट्रगान लिखा है, वो कंट्री कौन सी है और उस राष्ट्रगान का क्या नाम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, और इसको जो वंदे मातरम को लिखा गया था वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय पंचांग। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, जबकि वर्तमान में जो फॉलो किया जाता है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। और इस शक संवत को हमने 22 मार्च 1957 को अपनाया था। इसका प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फाल्गुन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं अन्य, उनके नाम क्या क्या हैं। जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जबकि राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, लेकिन राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, जबकि हमारा राष्ट्रीय फल आम है, और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। दोस्तों आज के समय पर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते।
आपसे पूछे जाते हैं इनके साइंटिफिक नेम। तो आपको जो स्लाइड में सामने नाम लिख रहे हैं इनके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके आपको साइंटिफिक नेम ही याद करने हैं। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज या फिर त्यौहार। दोस्तों, गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, जबकि जो स्वतंत्रता दिवस होता है उसको हम 15 अगस्त को मनाते हैं। अब कुछ लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई नेता ऐसे होते हैं कि कभी इंडिपेंडेंस को क्या लिख देंगे, गणतंत्र लिख देंगे, और स्वतंत्र को क्या लिख देंगे, रिपब्लिक डे। तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। जो गणतंत्र दिवस होता है उसको हम कहते हैं रिपब्लिक डे, जबकि स्वतंत्र दिवस को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, और रिपब्लिक का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया था, जब हमने प्रेमबल को पढ़ा, फ्रांस से। ठीक, और स्वतंत्रता दिवस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे। और हम आज़ाद कब हुए थे, 15 अगस्त 1947 को। और गणतंत्र कब बने थे, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, और संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, जो गांधी जयंती होती है उसको हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और गांधी जी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने इस 7-8 मिनट की वीडियो क्लिप में कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखे तो पहले जाके उसको देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें बताया गया है, जो हमारी राष्ट्रीय नदी है उसका नाम है गंगा। और दोस्तों, ये जो गंगा नदी है ये अलकनंदा प्लस भागीरथी, जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी आपस में मिल जाती है तो उसको हम कहते हैं गंगा। और ये दोनों नदी कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में। अगर आप में से कोई भी यहाँ पर घूमने के लिए गया है तो आपको पता होगा कि ये लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी ज़्यादा अच्छी है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों के संगम से किसका निर्माण होता है, गंगा का। कहाँ पर है ये संगम, देवप्रयाग में। उसके बाद जब हमारी गंगा नदी प्लेन में पहुँचती है तो ये प्लेन में कहाँ से पहुँचती है, तो वो स्थान है हरिद्वार। तो इस तरीके से आपसे काफ़ी बार काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे गंगा नदी से रिलेटेड। जैसे ये भारत की क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी रिवर है, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2525 किलोमीटर है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये कब डिक्लेयर करी, वर्ष 2008 में। और जो अभी हमने बताया है ना, ये डॉल्फिन है, राष्ट्रीय जलीय जीव, ये इसी गंगा में रहता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है आपको। इसी गंगा के अंदर क्या पाया जाता है, ये राष्ट्रीय जलीय जीव पाया जाता है, जिसको हम डॉल्फिन कहते हैं। लाल, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल है, यानी कि जो रेड डाटा बुक पब्लिश किया जाता है IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसके द्वारा जो डाटा पब्लिश करा जाता है, जिसको रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, उसमें विलुप्त होने वाली प्रजातियों में से एक है कि ये जल्दी ही विलुप्त हो जाएगी, अभी खतरे के निशान पर है ये। ठीक है, ऐसा बताया गया है उसके द्वारा। दूसरा आपको याद रखना है कि इस गंगा नदी में एक जगह पर आकर मिलती है यमुना। तो यमुना नदी जहाँ पर इसमें आकर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है, इलाहाबाद। इलाहाबाद, जिसको हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ पर बनता है प्रयागराज, जब यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है, उसी को बोलते हैं इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। जैसे इसके कुछ आपको नाम भी याद रखना है, जैसे एक हुआ ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। ये सभी के सभी इस गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए शहर हैं और ये काफ़ी फेमस हैं। जैसे एक कलकत्ता, जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है, ये भी गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो इतनी बातें आपको इस गंगा नदी से याद रखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इस 2525 में सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करती है ये यूपी में करती है 1450 किलोमीटर की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसमें लिखा गया है विविध। आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो, याद करना है डायरेक्टली कि भाई क्षेत्रीय परिषद इधर है और उनका मुख्यालय इधर है। जैसे पूर्वी अक्षेत्रीय परिषद कलकत्ता में, पश्चिमी अक्षेत्रीय परिषद मुंबई में, मध्य प्रयागराज में, उत्तरी नई दिल्ली में और दक्षिणी चेन्नई में। ठीक है, इस तरीके से आपको इनके नाम याद करने हैं। नेक्स्ट है संघ एवं संघराज्य अक्षेत्र। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कुछ प्रमुख रियासतें जिनको हमने भारत में विलय किया था वो कौन कौन सी है। जैसे जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को भारत में मिलाया गया था और इसको विलय पत्र के आधार पर मिलाया था। नेक्स्ट हैदराबाद, जिसको 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हमारे भारत में मिलाया गया था और इसके लिए जो हमने ऑपरेशन चलाया था इसका नाम भी पूछा जाता है। तो ऑपरेशन पोलो
हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए मिलाया था और इसको पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया था, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट है जूनागढ़। जूनागढ़ को दोस्तों हमने जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया था, आपको बस इतनी बात याद रखनी है। और सौराष्ट्र का विलय हमने कब किया, 20 जनवरी 1949 को। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे इस टॉपिक से रिलेटेड। बाकी लास्ट लेक्चर के कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसे कि इनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, मंत्रिमंडल शासन प्रणाली। अध्यक्ष शासन प्रणाली का दूसरा नाम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली है। इन दोनों को ही हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था कि जो अध्यक्ष शासन प्रणाली है वो चलती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जबकि संसदीय शासन प्रणाली का जनक कौन है, ब्रिटेन, और ब्रिटेन से ही हमारे कहाँ ही भारत में इसको देखा जाता है। नेक्स्ट, जो संसदीय शासन प्रणाली है उसका जनक किसको मानते हैं, ब्रिटेन को, अभी डिस्कस किया। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है। जैसे कि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हो तो उसमें स्टार्टिंग की ही लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। इसलिए हम क्या मानते हैं कि जनता क्या है, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है और इसका आशय है कि राज्य जो हमारे देश है उसका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति का इलेक्शन हमारे यहाँ पर निर्वाचित होता है, यानी कि राष्ट्रपति को भी हमारे यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। यानी कि जो हेड ऑफ द पोस्ट है ना हमारे यहाँ की, वो क्या है, इलेक्टेड होती है, और ये एक फिक्स टाइम के लिए चुना जाता है, यानी कि इसको निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। किसको, देश के प्रमुख को। और देश का प्रमुख कौन है, हमारे राष्ट्रपति। फिलहाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जाता है। ये कहा था जी ऑस्टिन ने। सहकारी संघवाद का मतलब होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वहीं भारत को अर्धसंघात्मक राज्य किसने कहा था, केसी व्हीलर ने। अर्धसंघात्मक का मतलब होता है क्वासी फेडरल, तो ये स्ट्रक्चर किसने कहा था, केसी व्हीलर ने। नेक्स्ट, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि किसी भी राज्य के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, सबसे पहले वहाँ पर भूमि होनी चाहिए। दूसरा, उस भूमि पर रहने वाले कुछ लोग होने चाहिए, और इन लोगों को चलाने के लिए किसी न किसी सरकार की ज़रूरत होती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है संप्रभुता। संप्रभु का मतलब होता है कि यदि कोई देश संप्रभु देश है, संप्रभु राष्ट्र है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में जो डिसीजन लेने की पावर होती है वो फ्री है। वो किसी के दबाव में नहीं लेगा डिसीजन। वो क्या कर सकता है, स्वतंत्र है, वो कैसा भी डिसीजन ले सकता है। अब वो किसी अन्य चीज़ों से क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो फुल क्या है, उसको फ्रीडम प्राप्त है। वो इसलिए संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। जैसे आज़ादी से पहले हमारे पास क्या नहीं थी, संप्रभुता नहीं थी। हमारे पास कहीं ना कहीं अंतरिम सरकार भी थी, जनसंख्या भी थी, भूभाग भी था, लेकिन हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि हमारे सारे डिसीजंस कौन लेते थे, ब्रिटेन की गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये था इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।